हेलो बेटा, आज मैं आपको लेसन 3 करवाऊंगी बेटा। लेसन 3 है तंतु से वस्त्र तक। तो वस्त्र कैसे बनते हैं इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पहेली और बूझो 2 बच्चे हैं बेटा, उन्होंने अपने स्कूल में आयोजित हुई थी उनके स्कूल में विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। उसमें प्रथम पुरस्कार जीता। जब आप मान लो आप पुरस्कार जीतते हो तो आप बहुत क्या होते हो, खुश होते हो, उत्तेजित होते हो, है ना। ऐसे ये उत्तेजित थे। उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। जो उन्हें राशि मिली उन्होंने उनसे क्या सोचा कि वस्त्र लेंगे, हम अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े लेंगे। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। अब इतने सारे कपड़े देखकर बेटा, ये देखो दुकान यहाँ पे दिख रही है, इसमें इतने सारे कपड़े देख के वो कंफ्यूज हो गए, कौन सा ले मम्मी पापा के लिए, है ना। दुकानदार ने उन्हें समझाया कुछ कपड़े वस्त्र सूती हैं जो कुछ संश्लिष्ट हैं। कुछ तो कपड़े सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट हैं। जो मनुष्य बनाता है उन्हें संश्लिष्ट कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। उसके पास ऊनी मफलर शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई, बहुत ज़्यादा खुश थे, उत्तेजित थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों का स्पर्श किया। स्पर्श मतलब छूना। उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। लास्ट में उन्होंने क्या लिया बेटा, ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी ली उन्होंने। कपड़े की दुकान का भ्रमण मतलब घूमना। आप कपड़े की दुकान पे जाओगे, आप पूरी दुकान में घूम के देखोगे, है ना। बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है उसको क्या कहते हैं बेडशीट कहते हैं। कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। तो उन्होंने देखा जो बेडशीट है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, ये सब अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी अलग प्रकार के वस्त्र से बने हैं। इन वस्त्रों की पहचान कैसे होती है, सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट के रूप में की। तो वस्त्र किस किस से बनते हैं बेटा, सूती होते हैं, ऊनी होते हैं, रेशमी होते हैं, संश्लिष्ट होते हैं। बनते किस किस से हैं, वो बनते हैं कपास से, पटसन से, है ना। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वस्त्रों में विविधता कैसे होती है। विविधता मतलब अलग अलग तरह के वस्त्र हमें क्यों दिखाई देते हैं। आप किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, मतलब आप दर्जी की दुकान पे जाइए जो कपड़े सिलता है, ठीक है बेटा। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। एकत्र मतलब इकट्ठी कीजिए, कतरन उठा लो उसकी, और फिर कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श मतलब छू के उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। आपको सबका अलग अलग स्पर्श नज़र आएगा बेटा। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का, और उससे पूछ के बार बार कि ये कौन सी चीज़ का कपड़ा है उस पर लिख दो। सूती है, ये रेशमी है, ये ऊनी है, ये संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट क्या होता है, जिसे मनुष्य ने बनाया रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से। ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। तो टुकड़े से ही बनता है कपड़ा बेटा। आपने क्या देखा, अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है 3.2, ये कपड़ा दिख रहा है। तो ये कैसे बना, अब क्या करेंगे हम। सूती कपड़े का टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने लेबल 1 लगाया था। मतलब सबसे पहले जो हमने दर्जी की दुकान पे कपड़ा उठाया उस पर क्या लगा दिया, 1 का लेबल, 1 नंबर 1 डाल दिया, उस पर सूती कपड़ा है। वो देखो, अब ये सूती कपड़े में से क्या कर रहे हैं बेटा, ये धागा या तंतु खींचना। कपड़े में से कोई धागा या तंतु खींचना। आप देखते हो कपड़े में ऐसे तागे लटके दिखाई देते हैं बेटा, उसको पकड़ के आप खींचो। दर्जी की दुकान से टुकड़ा उठाओ कपड़े का और उसको ऐसे एक धागे को पकड़ कर खींचो, इसे बाहर खींचो। यदि कोई ढीला तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। अगर कोई आपको क्या नहीं दिख रहा बेटा, तागा नहीं दिखाई देता, उसे पिन से भी आप बाहर निकाल सकते हो, सुई की सहायता से निकाल सकते हो। तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। वस्त्र कैसे बनता है बेटा, तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। अब ये तागे कैसे बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तंतु है किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। दिख रहा है बेटा यहाँ पे। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। ये देखो, ये एक अंगूठे से हमने दबा दिया। यहाँ पर एक सिरे को तागा लेना, उसके एक सिरे को अंगूठे से दबाना है। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश दिखाए गए इस चित्र में जैसे दिखा रखा बेटा, दूसरे से खींचना है और अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। तागा क्या होता है बेटा, वो और छोटे छोटे उसके
अनेक लड़ियाँ नज़र आएंगी आपको। वो जो एक तागा आपको दिख रहा है वो भी कई लड़ियों से मिलकर बना है। ये आपको कैसे पता चलता है बेटा, जब आप सुई में धागा पिरोते हैं। देखा आपने सुई में धागा पिरोते हो तो सुई जब आगे से आप काटते हो दांत से तो वो कई लड़ियाँ उसकी दिखाई देती है। जब सुई में डालते हो तो एक लड़ी घुस जाती है, दूसरी नहीं घुसती है ना बेटा। ऐसे कई बार आपने प्रयास किया होगा ना। तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना, जो नाका मतलब सुई में जो छेद होता है उससे गुजारना कठिन हो जाता है जब तक धागा अलग अलग हो जाए। तो तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? तागा की दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, या आप कह सकते हो तागा पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें तंतु कहते हैं। अब वस्त्र कैसे बनते हैं? तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। तागे भी तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तागे किससे बनते हैं? तंतुओं से। और वस्त्र किससे बनता है? तागों से। ठीक है, ये याद रखना है। तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं और वस्त्र तागों से मिलकर बनता है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखना है, सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादप और जंतुओं से। पादप मतलब पौधों से, जंतुओं से। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं बेटा? सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु जो तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा। ऐसे तंतु जो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण है रुई तथा जूट। पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। अब ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होते हैं। और खरगोश याक, कार्तिक ऊन ये खाल आएगा बेटा, खाल से प्राप्त होते हैं। खरगोश याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। और रेशमी तंतु कैसे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ये याद रखना। रेशम का कीट कहाँ मिलता है बेटा? शहतूत के पेड़ पर, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है और उसके कोकून से रेशमी तंतु को खींचा जाता है। तो जंतु से प्राप्त कहाँ से होते हैं? जो जंतु से प्राप्त होते हैं उसे जंतु तंतु कहते हैं, और जो पादपों से प्राप्त होते हैं उसे पादप तंतु कहते हैं। और इनको हम मिला के क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक तंतु। ये याद रखना है। अब वस्त्र निर्माण के लिए पहले तो प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ हो, तो ये याद रखना है, ऐसे रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होगी बेटा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, मतलब जो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, फिर भी उनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और इनके उदाहरण है पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। कुछ पादप तंतु जैसे रुई है बेटा और जूट है, पटसन है, तो ये पादप पौधों से प्राप्त होते हैं। अब रुई कैसे प्राप्त होती है? कपास के पौधे से। क्या कभी आपने तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? अब रुई का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? गद्दों, रजाइयों, तकियों में किया है जाता है ना। और लैंपों के लिए क्या बनाई है? बत्तियां बनाई हैं। जैसे भगवान के लिए जोत बनाते हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रुई का प्रयोग करते हो। रुई से और क्या क्या बनता है? गद्दे, रजाइयाँ, तकियाँ, है ना। अब ये देखिए रुई, कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। इसके किनारों को ध्यान से देखिए, आपने क्या परीक्षण किया? छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख सकते हैं कपास तंतुओं से बनी है। किससे बनी है बेटा? कपास तंतुओं से बनी है। तो रुई को अपने हाथ में एक लेना है। ये देखो ये रुई ले रखी है बेटा, एक हाथ में ले ये रुई और यहाँ से पकड़कर दूसरे हाथ से पकड़कर खींचो और इसको ऐंठते जाओ मतलब गोल गोल घुमाते जाओ। रुई से तागा बना रहा है ये आदमी। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। किससे बनी है बेटा? कपास तंतुओं से। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। तो रुई को खेतों में उगाया जाता है और ये कपास के पौधों से प्राप्त होती है। कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मृदा मतलब मिट्टी काली और जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है। उष्ण मतलब गर्म। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल क्या कहलाते हैं बेटा? कपास गोलक कहलाते हैं। ये याद रखना है, कपास गोलक क्या होते हैं? कपास पौधे के फल लगभग नींबू की माप के होते हैं। कैसे होते हैं ये? नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने मतलब पूरा पकने पर बीज टूटकर खुल जाता है। जैसे फूल खिलता है ना बेटा, इसमें बीज टूटकर खुल जाता है और कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। देखो बेटा ऐसे ये वाइट जब ये फूट गया तो ये वाइट दिखने लग गया और इसके अंदर ये जो काला काला दिख रहा है ये क्या है? आपका बीज है, बिनोला है। ठीक है।
और फिर ऐसे लगता है जैसे पूरे खेत पर मानो बर्फ़ ने ढक लिया हो। बर्फ़ होती है ना वाइट वाइट, ऐसे दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, जैसे बर्फ़ ढक रही है, यहाँ पे पूरा सफ़ेद सफ़ेद खेत हो जाता है। अब जूट जो होता है, पटसन जो होता है, यहाँ पे देखो, इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो कपास की गोल गोल बोल दिखती हैं बेटा, इनसे कपास को हस्त चयन किससे, हाथ के द्वारा चुनते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास ओटना। ये भी पेपर में आ जाता है, कपास ओटना किसे कहते हैं। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। अब कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब इतने सारे बंदे हो गए बेटा, इतने सारे आदमी हो गए, तो हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। इतने सारे आदमियों के लिए अब क्या है, मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। अब जूट पटसन, ये पटसन का पौधा है बेटा। पटसन तंतु को पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ये तना दिख रहा है आपको बेटा, तने से प्राप्त किया जाए। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन तंतु को कहाँ से प्राप्त करते हैं, पटसन पादप के तने से, ये याद रखना है। भारत में इसकी खेती कब की जाती है, वर्षा ऋतु में। और पटसन को कहाँ उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ज़्यादा खेती यहाँ पर होती है बेटा। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जब इस पे फूल आ जाते हैं ना बेटा, जब काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। किस में डुबो के रखते हैं, जल में। किसको, पादप के तनों को, ठीक है बेटा। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। जब उन्हें पानी में रखेंगे तो वो गल जाएंगे। उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। हाथों द्वारा उसको क्या करते हैं, पटसन तंतुओं से पृथक कर देते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित किया कर जाता है। तो बेटा ये याद रखना, तंतु से तागा बनता है और तागे से वस्त्र बनता है। ये बार बार आपको मैं बता रही हूँ। ये देखो, ये चरखे का उपयोग किया जाता था पहले। कौन करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते थे। और फिर घरों में भी दादी आपकी चरखे का प्रयोग करती थी, नानी करती थी। उनसे जाके पूछना बेटा जब आप गाँव में जाओगे। और ये रुई से धागा बना रहे हैं, ठीक है। अब सूती तागे की कताई, आप स्वयं भी सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, यही बेटा जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरे हाथ के अंगूठे तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए। ये देखो यहाँ पे चुटकी भरी हुई है। इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। ये खींच रहा आदमी तथा रेशों को लगातार ऐंठती भी रहिए। ऐंठते मतलब गोल गोल घुमाते रहिए। क्या आप तागा बना सके। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये याद रखना है बेटा, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो आपको याद रखना तागा कैसे बनता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और तागा कैसे बनता है, रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पिक्चर में दिखाई हुई है ये तकली। हम एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग करते हैं, जिसे तकली कहते हैं। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। ये चरखा देखा है बेटा, ये तो अधिकतर बच्चों ने देखा होगा। तो एक हम चरखे का प्रयोग करते हैं, एक तकली का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, कताई के लिए। और कताई में क्या होता है, एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। वही बातें जो अभी आपको बताई थी बेटा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बनने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा था हमें विदेशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। तो भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। ठीक है बेटा। बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ, ये याद रखना बेटा। इसमें दो विधियाँ क्या है, बुनाई और बंधाई है। दो में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित करके किया जाता है। वस्त्र कैसे बनते हैं बेटा, तागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। ठीक है, तागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके, ये याद रखना है। अब तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं।
आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो ये देखो बेटा, भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। ये 2 कागज़ की शीट लेनी है, अलग अलग रंग की, एक लाल रंग की ली है और एक हरे रंग की ली है। इस पर ऐसे लाइन डालनी है या हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे लाइन डालनी है, ठीक है बेटा। फिर इन कागज़ की पट्टियों को काट लेना है। अब एक बीच बीच में से काटना है। आपने देखा नीचे हरे वाली है, एक एक काटी और फिर इसमें दूसरे की जो पट्टियां हैं लाल वाली पट्टियां काट के इसमें ऐसे बुननी है बेटा। दिख रही है आपको? एक दूसरे में व्यवस्थित करके ऐसे बुननी है और बुनने के बाद ये तैयार हो गया बेटा। तो किस शेप में लेनी है? वर्गाकार शेप में, जिसकी 30 सेंटीमीटर चौड़ाई लंबाई। वर्गाकार शेप का मतलब होता है बेटा जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। ये है जैसे वर्ग हो गया। इसमें ऐसी 2 शीट लेनी है, एक लाल रंग की एक हरे रंग की, और फिर इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। तो इसके अनुसार लाइन खींचिए, दिखा दी मैंने आपको। दोनों शीटों को खींची हुई रेखाओं के अनुदिश काटिए, फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। ये तो कर लोगे ना बेटा, आप बना लेते हो ना आसानी से। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों में चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए। पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया ये रहा। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागों के 2 सेटों को बुनकर क्या करे जाते हैं बेटा? वस्त्र बुने जाते हैं। तो बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तागे तो आपने देखा बेटा पतले होते हैं कागज़ से तुलना में। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। ये है बेटा करघे। ये देखो, ये हस्त प्रचलित, ये हाथ से जिस पे बनता ये है हथकरघा। और ऐसे मशीन से भी बना सकते हैं। विद्युत प्रचालित मतलब विद्युत से, बिजली से चलने वाले। अब बुनाई तो आपने देखी है बेटा, मम्मी स्वेटर बुनती है आपका। सर्दियों में देखा है ना, ये स्वेटर बुनाई हो रही है। सिलाई देखिए, सिलाई से बुना जाता है। क्या आपने कभी ये ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई नीटिंग, इसको नीटिंग कहते हैं। किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? हम फटे हुए मोजे को तागे को खींचकर, जैसे बेटा आपकी क्या होती है, अगर जुराब फट जाए, मोजे का मतलब है जुराब, अगर जुराब फट जाए तो उसके किसी तागे को खींचकर देखना। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा खींचकर लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। ऐसे बेटा हम स्वेटर को भी उधेड़ सकते हैं। मम्मी उधेड़ती होगी ना, तो आप भी कहना मम्मी मैं भी उधेड़ूंगा, मैं भी उधेड़ूंगी, है ना। तो उधेड़ के देखना। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से और मशीनों से की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्तुओं का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है बेटा। अब वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। पहले क्या करते थे बेटा, जब प्रारंभ में वस्त्र नहीं बनते थे तो वो वृक्षों की छाल से, बड़ी बड़ी पत्तियों से, जंतुओं की चर्म मतलब चमड़ी से और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों, घास को बुनकर चटाइयाँ, टोकरी बनाना सीखी है। तो देखी होगी आपने चटाइयाँ बनाते हुए बेटा, और डालियाँ बनाते, डलियाँ से क्या बनती है? टोकरी। देखिए ना बेटा, ये टहनियों से टोकरी बनती है, चटाइयाँ बनती हैं। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर फिर उन्होंने वस्त्र तैयार किए। भारतवासी पहले किसके पहनते थे? रुई से बने वस्त्र पहनते थे, और जो कहाँ पे उगाई जाती थी? गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है बेटा जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। याद रखना आपको, फ्लैक्स भी एक पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्तुओं को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। पहले पुराने समय में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि की जाती थी। कहाँ की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। रुई की बेटा करी जाती है गंगा नदी के, और फ्लैक्स और रुई की जाती थी नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। लोगों को सिलाई करना तो आता नहीं था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। जैसे आपको बताया, टहनियों से, वृक्षों की छाल से, इससे ढक लेते थे अपने शरीर को। आच्छादित मतलब ढकना।
विभिन्न रंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के बाद क्या हुआ, लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े के पहनने शुरू करे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, फिर अलग अलग तरह के कपड़े बनने लगे। और आपको पता है बेटा कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। साड़ी देखी होगी मम्मी की, धोती दादाजी की, लुंगी पापा पहनते हैं, पगड़ी, इनको क्या होता है आज भी बिना सिले पहना जाता है। समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता, जैसे आपने देखा पहले और दूसरे लेसन में भोजन अलग अलग तरह का होता है, इसी तरह कपड़े और पहनने के वस्त्र भी क्या होते हैं बेटा, अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप देखो कपास गोलक क्या होते हैं, कपास के गोल बीजों को हमने कपास गोलक कहा। फिर कपास उनको क्या कहा था, ओटना, ओटने के बाद बनते हैं रेशे, रेशे की कटाई की जाती है, उससे बनते हैं तागे और तागों की बुनाई करके और बंधाई करके क्या बनते हैं बेटा, वस्त्र। तो ये आपको याद रखना है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।